क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो है बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। ठीक, तो अभी तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। एज ऑफ अकबर पढ़ेंगे, अकबर के बारे में A to Z पढ़ेंगे, चाहे इसका क्योंकि यहीं पर मेन है असली जो मुग़ल एम्पायर का जो बढ़ोतरी हुई है यहीं पर हुई, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। तो मुग़ल काल में 1556 से लेकर 605 तक रूल करने वाले अकबर, इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन होता है मुग़ल एम्पायर का, जिसे विस्तार कह लो या एकत्रीकरण कह लो। मुग़ल एम्पायर बहुत बड़ा हो जाता है जो कि दक्षिण तक, महाराष्ट्र तक और आंध्र प्रदेश, दक्कन तक जो है फैल जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर देखिए एल्डेस्ट सन था। हुमायूं का 14 साल की एज में जो है कलनौर का गद्दी मिल चुका था इसे, और इसके जो ट्यूटर और हेल्पर थे जिनके बारे में आपने नाम सुना होगा, बैरम खान, जिसको खान ए खानन की उपाधि दी गई थी। और ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये अमरकोट 1542 में पैदा हुए थे। इनकी जो फोस्टर मदर थी महान अनंका थी। ये सब तो हो गए क्या, स्टैटिक जीके हो गया जो कभी कभार एसएससी वगैरह में पूछता है। इसके अलावा जो ओरिजिनल चीज़ पूछता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इसका रिलीजियस पॉलिसी क्या था, इसके राजपूतों के साथ संबंध कैसे थे, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कैसा था, एक्सपेंशन पॉलिसी क्या थी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अकबर ने जो युद्ध लड़ी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 को लड़ा, हेमू वर्सेस अकबर। ठीक, तो अकबर यहाँ पर जीत जाता है। हेमू कौन होता है, ये इस्लाम शाह कौन होता है, तो शेर शाह सूरी का बेटा होता है इस्लाम शाह। उसके अंडर में हेमू जो है सुपरिटेंडेंट होता है अफगान आर्मी का, राइट। तो यहाँ पर अकबर जीत जाता है पानीपत की सेकेंड युद्ध। देखिए बैरन खान को जो है अकबर भेजता है कि इधर गुजरात वाले मालवा वाले रीजन के पास में, कि आप जाइए वहाँ कॉन्क्वेस्ट कीजिए, वहाँ कैंपेन लगाइए और उसे जो है अपने राज्य में मिला लीजिए। बट पाटन में ही क्या होता है, गुजरात के जो किंग थे वो उसे मार देते हैं, उसे किल्ड कर देते हैं। तो अकबर क्या करता है, उसकी वाइफ बैरम खां के वाइफ को लाता है आगरा, जो कि आगरा उस समय मुग़लों की कैपिटल थी, आगरा लाता है, उसके साथ शादी कर लेता है। और उसका जो बेटा होता है अपने बेटे की तरह वो पालता है। उस बेटे का क्या नाम रहता है, तो अब्दुल रहीम खान ए खानन की उपाधि मिली थी, उसका नाम अब्दुल रहीम था, इसको भी खान ए खानन की उपाधि मिली थी। अकबर का जो हाफ ब्रदर जिसको कहा जाता है, आधा भाई, मिर्ज़ा हकीम को कहा जाता है, जिसने जो है काबुल को अपने कंट्रोल में रखा था। तो ये सब चीज़ें स्टैटिक जीके हैं। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे अकबर में। तो आप बने रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। देखिए अकबर का कॉन्क्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ इसने कॉन्क्वेस्ट किया। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे बता दे, क्लियर कर दूं कि मैं ईयर बाय ईयर बढ़ रहा हूँ। यानी कि अकबर जो है जब पैदा हुआ, फिर उसके बाद उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद जो है कॉन्क्वेस्ट किया 1560, 61, 62, 64, 63। फिर उसके बाद जब भी आएगा कॉन्क्वेस्ट तो मैं बीच बीच में बताऊंगा, एक साथ नहीं बताऊंगा। क्यों, एक साथ बताने में क्या होता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा लगा रहता है। तो पहला कॉन्क्वेस्ट इसका था, और उसके बाद जो है कॉन्क्वेस्ट 1576 के बाद कहीं और होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1560 में मालवा प्रोविंस जो कि गुजरात वाला रीजन है, बाज बहादुर से छीन लेता है मालवा वाला रीजन। और इसका लीड कौन कर रहा होता है, तो अदनान खान, यानी कि आदम खान जो है सन ऑफ अल्लेबास फोस्टर मदर, रूपमती कमिटेड सुसाइड। जो अकबर का फोस्टर मदर थी, उसको पालन पोषण करने वाली, उसका जो बेटा था आदम खान, वो लीड करता है अकबर के सेना को, और मालवा जो है जीत जाते हैं, अकबर के प्रोविंस में आ जाते हैं, यानी कि मुग़ल के अंडर मालवा आ जाता है। तो बाज बहादुर जो मालवा का राजा होता है वो रूपमती से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो रूपमती बाज बहादुर के मरने के बाद सुसाइड कर लेती है। 1561 में चुनार को जो है देखिए जीत गया चुनार। अफगान रूलर जो जाहिर सी बात है शेर शाह सूरी ने उस पर कब्जा किया था, फिर उसके बेटा इस्लाम शाह ने कब्जा किया। तो चुनार जो यूपी का रीजन है, मुगल सराय नहीं, अब दीनदयाल उपाध्याय कह सकते हैं, और उसके मिर्ज़ापुर के बीच में चुनार फोर्ट पड़ता है, और चुनार की जगह भी है, पहाड़ी भी है, तो उस जगह को उसने जीत लिया। 1562 में मेराठा जयमाल से जीत लिया। 1564 में जो है गुंडावना रीजन है, जिसको गढ़कटंगा कहते हैं, दुर्गावती से जीत लिया। और ये कौन सा रीजन है गढ़कटंगा, तो ये मध्य प्रदेश का रीजन है, जहाँ पर चंडेलास का राज था। दुर्गावती जो एक फीमेल लेडी थी,
यहाँ पर क्या, असफ खान जो था वो लीड कर रहा था अकबर की सेना को। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो है संप्रभुता देने के लिए नहीं कहा, यानी कि उनको डराया धमकाया नहीं कि हमको तुम अपना किंगडम दे दो, मुगल एम्पायर में बना दो। उसने क्या किया, असफ खान ने बहुत ज़्यादा लूट वगैरह मचा दिया, प्लंडर मचा दिया, तहस नहस कर दिया पूरे किंगडम को। तो अकबर ने क्या किया, बाद में इसे रिस्टोर कर दिया और दुर्गावती को वापस दे दिया इस किंगडम को। ठीक, तो ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। फिर उसके 1569 में रणथंभौर जो राजस्थान का एरिया है सुरजान हड्डा से छीन लिया। 1568 में जो है चित्तौड़ एरिया जो राजस्थान का है वो राणा उदय सिंह से फाइट करके अकबर के मुगल एम्पायर में जुड़ गया था। 1569 की जो है कालिंजर एरिया जो है रामचंद्रा से जीत गया था। 1570 में मारवाड़ का जो एरिया है चंद्रसेना, ये सब तीनों चारों जो राजाएँ थे इन्होंने मिलकर फाइट किया, बट ये हार गए। तो ये सब ज़्यादा इनके फाइट के बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने कौन सा और कब कन्क्वेस्ट किया। ये सीरीज आ सकता है, कालक्रम आ सकता है कि कालक्रम बताएं इसका। 1572 में जो है अहमदाबाद जो है बहादुर शाह से छीन लिया, यानी कि जो गुजरात वाला रीजन है बहादुर शाह रूल कर रहा था वहाँ से छीन लिया उसको। उसने फाइट नहीं किया, जब उसने देखा कि अकबर बहुत ज़्यादा जगहों पे कॉन्क्वेस्ट कर रहा तो मुझे फाइट करने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं, सीधा दे दो अपनी संप्रभुता उसको दे दो। 1574 और 76 यानी कि 75 में जो है बंगाल और बिहार का रीजन दाऊद खान से जो है छीन लिया इसने। और इसकी आर्मी कौन लीड कर रहा था, तो मुनैन खान, अकबर की तरफ से आर्मी लीड करने वाला था मुनैन खान। तो ये इंपॉर्टेंट है क्यों, ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल बिहार का रीजन दाऊद खान से छीन रहा था तो अकबर की तरफ से कौन लीड कर रहा था, तो मुनैन खान लीड कर रहा था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा प्रताप के साथ। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध को किस नाम से कहते हैं, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ एक राजस्थान में किला है और जगह भी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा किला माना जाता है कुंभलगढ़ का, और पुराना किला माना जाता है। वहाँ पर युद्ध होता है 21 जून 1576 में अकबर वर्सेस राणा सांबा। यहाँ अकबर जीत जाता है और इसके लीड करने वाले जो है मान सिंह, जो कि एक राजपूत ही होते हैं, मान सिंह हिंदू राजपूत होते हैं जो लीड करते हैं इसकी सेना को, और इन्हीं की नेतृत्व में जो है जीत जाता है अकबर। राणा सांगा जो है हकीम खान सूर लीड कर रहे थे, सूर डायनेस्टी के, बट ये राणा सांगा हार जाता है यहाँ पर। देखिए जो मेन चीज़ है मुग़ल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो अकबर डन करता है। अकबर ही एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन व्यवस्था सबसे अच्छा बनाता है, पॉलिसी बनाता है। लेकिन इसका लगभग जो है पॉलिसी सूर्य डायनेस्टी की ही तरह होती है। अगर सूर्य डायनेस्टी अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, वहाँ पर पॉलिसी कैसी थी। सेम टू सेम पॉलिसी ये भी बनाता है, बट थोड़ा सा अलग बनाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में अकबर का क्या पॉलिसी होता है, तो एग्रीकल्चर में पहले कानून गोश थे। कानून गोश क्या करते थे, इनके पास हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत जो होता है लैंड होता था, ज़मीन होता था। पिता का लैंड है, जब पिता मर गया तो बेटे का लैंड है, तो इस तरीके से वो खेती करते थे और वो रेवेन्यू देते थे। बट ये डिसऑनेस्ट होते थे, क्योंकि बहुत चीज़ें छुपाते थे। जब क्रॉप होता था ज़्यादा तो ये घर में रख देते थे और बोलते थे कि क्रॉप जो है ख़राब हो गया, तो ख़राब हो गया तो रेवेन्यू जाहिर से रहता है, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अकबर ने क्या किया, इनके पीछे जो है कारोरीस लगा दिए, कारोरीस बना दिया कि जो पर्सनली जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे जा जाके, और उन्हें जो है अकबर को डायरेक्ट देंगे, यानी कि किंग के खजाने में डायरेक्ट देंगे। और ये जांच करते थे, अकाउंट वगैरह देखते थे, खेती बाड़ी का क्रॉप देखते थे कि क्रॉप कैसा हुआ है, कितना टैक्स लेना है, कितना एग्रीकल्चर मेजरमेंट वगैरह सब। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया दहसाला, यानी कि दाह यानी होता है 10, 10 होता है दाह का मतलब, तो दहसाला सिस्टम ओके किया। इसके अंदर क्या हो जाता है कि 10 सालों का एवरेज प्राइस निकालना है कि क्रॉप का एवरेज प्राइस क्या हो रहा है, उसके हिसाब से जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट आपने नाम सुना होगा राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल बहुत ही अच्छा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, उसको कहते हैं जब्ती सिस्टम, या फिर बंदोबस्त प्रथा कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, या फिर टोडरमल सिस्टम भी कहते हैं। इसको 3 नामों से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि लैंड का मेजरमेंट और उसका असेसमेंट किया जाता था, कहाँ से कहाँ तक, तो लाहौर से इलाहाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। मैंने बहुत एसएससी सीजीएल में आप देख सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में देख सकते हैं, और बीपीएससी वगैरह बीपीएससी में आप देख सकते हैं कि जो जब्ती सिस्टम वो कहाँ से कहाँ तक अकबर के टाइम पे चलता था, तो वो लाहौर से इलाहाबाद तक चलता था, राइट। बटाई या फिर गल्ला बख्शी, ये एक सिस्टम था एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर क्या होता था, कुछ पोर्शन जो तय होता था 1/3 या फिर 2/3, कितने भी पोर्शन जो है, अगर फसल होता है और फसल पक जाता है तो
राजा को देना होता है, राजा के खजाने में देना होता है फसल। ठीक, उसके बाद अगर फसल खराब हो जाता है तो किसान के पास चॉइस है, पीजेंट के पास चॉइस है कि वो या तो कैश में कुछ पे करे या फिर काइंड कुछ भी चीज़ उन्हें गिफ्ट करे, राजा को दे दें उतने परसेंट। कानकूट क्या होता था, एक अमाउंट होता था, वो फिक्स होता था कि पूरे गांव को एज अ होल देना होता था, यानी कि 10 20 30 गांव मिलके एक टैक्स देते थे, उसको काकटू कहते थे। देखिए लैंड टाइप कौन कौन से होते थे किसमें, अकबर के एज में। तो देखिए पोलाज होता था जो कि हर साल इसके ऊपर एग्रीकल्चर पॉसिबल था। एक परती होता था जो कि अनकल्टिवेटेड लैंड था, यानी कि खाली रह जाता एक एक साल के लिए। एक चर्चर होता है, चर्टर जो कि अनकल्टिवेटेड होता है 2 या 3 साल के लिए, यानी कि बंजर बोल दीजिए। और दूसरा बंजर जो कि पूरी तरह से अनफर्टाइल होता है, यानी कि उस पर खेती करना मुमकिन ही नहीं हो। इन्होंने भी जो है टकवी प्रोवाइड किया। देखो मोहम्मद बिन तुगलक भी टकवी देते थे, तुगलक डायनेस्टी में आप पढ़ेंगे तो वीडियो जो है लिंक में चैनल पे जाके देख लीजिए। तो टकवी क्या होता था, लोन होता था किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ये ईएमआई बेसिस पे देते थे, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे देते थे। देखिए तो मिलिट्री में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया। आई होप कि आप लोग इस चीज़ के लिए बैठेंगे आर्मी रिफॉर्म के लिए। तो देखिए अकबर के टाइम पे आर्मी का हेड मीर बख्शी था, राइट, और ये इंटेलिजेंट हेड था किसका, आर्मी का। आर्मी देखिए अकबर के टाइम पे कैसे मैनेज की गई थी, उस सिस्टम को कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि रैंक होता था, जिसको मनसब कहते हैं, उनको अरेंज किया जाता था किसको कितना रैंक मिलेगा, उसका वर्क क्या होगा। तो मनसब का मतलब होता है रैंक, और जब लोवेस्ट रैंक होता था मनसबदारी सिस्टम में वो 10 होता था, हाईएस्ट रैंक होता था 5000 से लेकर 7000 तक। रैंक का टाइप होता था जाट और सरवार। तो जाट का मतलब होता है पर्सनल, यानी कि जो निजी हो, और सरवार जो कि कैवलरी यानी कि घुड़सवारों के लिए रैंक होता था। तो देखिए सरवार का जो सैलरी था वो 20 रुपये होता था, और इन्फेंट्री का जो सैलरी होता था वो 3 रुपये होता था। ज़्यादा इसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट मैं आपको ये मैंने लूसेंट से लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए वर्क क्या होता था इनका, तो वर्क होता था मेंटेन करना एलिफेंट्स का, और हॉर्सेस वगैरह को मेंटेन करते थे, आर्मी तैयार करते थे लड़ाई वगैरह करने के लिए। तो सैलरी क्या होता था उस प्रकार देख लेते हैं। देखिए जाट जो होता था 500 से 100 से 500 का रैंक तक वो पर मंथ जो है सैलरी उसका 500 होता था, जिसकी रैंक 100 तक होती थी जाटों का, और इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता था। देखिए रैंक जिसका जाटों का 1000 होता था उनकी 44 रुपये सैलरी थी, और रैंक जिसका 5000 से होता था तो उनकी 30,000 सैलरी थी, और कोई इनकम टैक्स नहीं। आप देख सकते हैं इन सबको जाट जो पर्सनल होते थे उनको कोई इनकम टैक्स नहीं होता। और हर एक 10 घुड़सवारों पर जो है ना मनसबदार 20 घोड़े होते थे, यानी कि हर एक को 2 घोड़े मिलते थे देख रेख करने के लिए। तो ये था मनसबदारी सिस्टम। आपको इतना पता रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर कुछ पूछ ही नहीं सकता। स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें आ सकता है, ये सब चीज़ें आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोबारा कुछ थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है। देखिए गवर्नमेंट टाइप कैसी थी अकबर के टाइम पे, तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा खासा परगना और सरकार जो कि सूर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए दीवान किसको कहते थे, जो रिस्पॉन्सिबल होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। वाकिया नवीस जो कि न्यूज़ रिपोर्ट करते थे। काजी किस लिए होते थे, जुडिशियल मैटर्स के लिए। और सनाज किस लिए होते थे, हिंदू मत के लिए, ठीक है ना। दीवान आम जो एक मीटिंग प्लेस है, अकबर से मीटिंग करते थे, जो कॉमन लोग हैं विलेजर्स लोग हैं वो सब मीटिंग करते थे, अपने दुख दर्द रखते थे किंग के समक्ष, तो उनका निवारण करता था। दीवान आम कहते हैं, और दीवान खास जो कि पर्सनल मीटिंग के लिए होता था। ही डिवाइडेड एम्पायर इंटू 12 सूबास, 12 सूबास में जो है एम्पायर को इसने बांटा हुआ था अकबर ने। तो दोस्तों अकबर जो है राजपूतों के साथ बहुत अच्छा लिबरल और मैट्रिमोनियल रिलेशन रखता था, वैवाहिक रिलेशन रखता था, और अकबर का रिलीजियस पॉलिसी जो है कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए लिबरल और मैट्रिमोनियल रिलेशन रखता था राजपूतों के साथ, ये अफजुल फजल ने कहा। किसने कहा, अफजुल फजल ने। इस कोट को आप याद रखें, क्यों ये कोट भी पूछा गया है कि किसने और
ये स्टेटमेंट किसने दिया इतिहास के अंदर। तो जाहिर सी बात है जब ये पढ़ेंगे आप टोटल तो आपको पता रहेगा, उस चीज़ को मैंने कवर किया है। तो देखिए जो भारमल थे अजमेर के राजा, उनका जो सन था भगवान दास, ठीक, उसको जो अकबर ने 5000 रैंक दी थी और अपने कोर्ट में रखा था, ठीक। और जो भगवान दास के जो ग्रैंड सन थे मान सिंह, उनको 7000 रैंक दिया था और अपने कोर्ट में रखा था, मनसबदारी का रैंक दिया था और उनको अच्छा खासा सैलरी भी दे रहा था। और भारमल की जो पुत्री थी हरका बाई, जिसको आप जानते होंगे जोधा बाई के नाम से जानते होंगे, उनसे वो शादी भी करते हैं अकबर। तो देखिए यहाँ मैट्रोमोनियल रिलेशन भी रखता था, लिबरल, ये फैनेटिक मुस्लिम नहीं था, ये नॉट अ फैनेटिक मुस्लिम, नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, ठीक, ये एकदम लिबरल था और जिसने बहुत ज़्यादा रिलीजियस पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट किए जो कि सक्सेसफुल रहा किसी हद तक। ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेशन पॉलिसी, हर एक धर्म को ये मान्यता देता था, टॉलरेशन पॉलिसी इसकी इतनी अच्छी थी कि हर एक धर्म को जो है मान्यता देता था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जजिया जो है किसने अबॉलिश कर दिया। तो हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता होगा, जीते जागते सड़क पर चलते हुए भी कोई क्वेश्चन पूछ देगा। तो जजिया जो है अकबर ने अबॉलिश कर दिया था, जो कि नॉन मुस्लिम पर टैक्सेस लगते थे। बीकानेर जैसलमेर में भी इसने जो है मैट्रिमोनियल रिलेशन रखे थे, जो बीकानेर और जैसलमेर का राजस्थान के एरिया राजपूतों से रिलेशन रखे थे। और राजपूत को जो है ना पर्सनल होमेज जो है पे करते थे इसको, क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि अकबर हमारी रक्षा करेगा, इसकी वजह से वो पर्सनल होमेज पे करते थे। देखिए राणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी की युद्ध हुई थी। तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जो है वो बहुत क्या करता था, गौरिला वारफेयर जो है गौरिला तकनीक का यूज़ करता था। और उसके सपोर्ट कौन करते थे, तो भील चीफ जो थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का रीजन में जो भील थे वो उनकी सपोर्ट करते थे। कह सकते हैं मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है वहाँ पर भील चीफ थे वो सपोर्ट करते थे किसका, राणा प्रताप का। तो उस कारण जो है अकबर चला गया था कहाँ पर, लाहौर चला गया था 12 सालों के लिए 1585 में। क्यों गया था, तो इंटरनल क्राइसिस वगैरह आ गई थी दिल्ली सल्तनत के वहाँ पर, तो वो चला गया था मुग़ल सल्तनत के अंदर आप कह सकते हैं। तो उसके बाद वो जब 12 सालों के लिए लाहौर चला गया तो राणा प्रताप ने क्या किया, जो कुंभलगढ़ का किला है जो चित्तौड़ में, उसको जो है 12 सालों के अंदर एक्वायर्ड कर लिया और वहाँ पर उसने टेरिटरी बना दिया। बट उसके बाद जो है राणा प्रताप जो है 51 साल की एज में मर गया था। तो उससे पहले मैं बता दूं इन 12 सालों के लिए ये भी क्वेश्चन आएगा कि अकबर जो है 12 सालों के लिए कहाँ चला गया था आगरा से, तो लाहौर चला गया था। कब गया था ये भी क्वेश्चन आया हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन की कितनी टेक्निकलिटी है। आप पूरा जब बुक पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे खासे आप कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। सॉरी मैंने गलती से जोधा भाई ऊपर वाला हरका भाई को मैंने जोधा भाई बता दिया, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे, तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किया था अकबर के साथ। क्या नाम था उसका, जगत गोसाई नाम था, या फिर जिसको कहते हैं जोधा भाई अकबर के नाम से कहते हैं जिसको। इन दोनों के प्यार का एक निशानी है सलीम, जो कि सलीम जहांगीर जिनका नाम है, लेटर जहांगीर इनको कहते हैं। और इनके बाद जो है इनका शासन आता है। तो अकबर का रिलीजियस पॉलिसी क्या था, तो अकबर ने फरार ए इजादी स्टार्ट किया। इसका क्या मतलब होता है कि नो वन कैन स्टैंड बिटवीन गॉड एंड ट्रू रूलर। कहता है कि सच्चे भक्त और भगवान के बीच में कोई बंदा नहीं आ सकता उसे मिलाने के लिए। यानी कि ये साफ सीधी मना कर रहे हैं कि कोई प्रीस्ट और पंडित ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं है, कोई मौलवी की, कोई हाफिज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म कर दें, डायरेक्ट जो भगवान से इंसान कनेक्ट हो जाए। दूसरा इन्होंने स्टार्ट किया सुलह ए कुल, जिसको पीस टू ऑल कहते हैं, यानी कि सबके लिए सर्व शांति हो। तीसरा इन्होंने ईजाद किया जिसका बहुत ही आपने नाम सुना होगा, क्या था, दीन ए इलाही। इसका नाम आपने सुना होगा, दीन ए इलाही। ये एक सारे जितने रिलीजन थे देश के अंदर उससे हटके एक रिलीजन पॉलिसी था। क्या था, रिलीजियस पॉलिसी था। इस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, तो इस पॉलिसी का मतलब होता है कि भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। और उसी पॉलिसी को कहा गया फरार ए इजादी, भी उसी पॉलिसी को कहा जाता है।
और ये सब किसने मेंशन किया, ये सब चीज़ें जो अकबर के बारे में किसने मेंशन किया, तो अब्बुल फजल के अकाउंट में मिलता है। कौन? अब्बुल फजल जाने माने राइटर हैं, उनके अकाउंट में पोइट है, उनके अकाउंट में अकबर के बारे में सब कुछ मिलता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये सब चीज़ें कौन बताता है, तो अब्बुल फजल बताते हैं। ये भी क्वेश्चन बाकायदा पूछा हुआ है। अब पढ़ते हैं कि अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न थे, जिसको नवरत्न कहते हैं, नोट नवरत्न ऑयल, नवरत्नास जो थे, जिनको बीरबल, जिनका जो ओरिजिनल नाम है महेश दास, ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अब्बुल फजल एक पोइट होते हैं। फैजी अब्बुल फजल का ब्रदर होता है। टोडरमल जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखते हैं। भगवान दास जो कि मनसबदार होते हैं, किसके? भारमल के सन होते हैं। मान सिंह जो कि मनसबदार होते हैं, ग्रैंड सर होते हैं भारमल के। तानसेन जो होते हैं वो म्यूजिशियन होते हैं। इनका रागों के बारे में आपने बहुत चर्चित सुने होंगे। इन्होंने काफ़ी बुक भी लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़िए आप। अब्दुल रहीम जो कि हिंदी पोइट होते हैं, ये भी आप याद रखिए कि हिंदी पोइट कौन होते हैं अकबर के उसमें, तो अब्दुल रहीम, क्योंकि आपको लगता है कि अरबी नाम है, उर्दू नाम है, तो ये उर्दू या अरबी के पोइट होंगे, बट नहीं, ये हिंदी पोइट थे। मुल्ला दो प्याजा भी थे इन्हीं के। ये 9 रत्न जो है अब अकबर के रेन में थे, अकबर के कोर्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, अकबर बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, सॉरी रिलीजियस नहीं था, लिबरल था। तो उसने इबादत खाना बनाया। इबादत खाना क्या होता था? प्रेयर करने के लिए होता था। फतेहपुरी जो जगह है आगरा के पास में, यूपी के अंदर, वहाँ पर बनाया उसने। ये किस लिए बनाया? कि यहाँ पर जो इबादत कर सके, इबादत मतलब प्रेयर कर सके, सारे जितने भी रिलीजियस के लोग हैं वहाँ पर आए, उलेमास आए, बड़े बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर आए, वहाँ पर डिस्कशन हो, और वहाँ पर जो है अपना कोई प्रेयर वगैरह अदा करना चाहे किसी भगवान के लिए। ना वहाँ पर कोई आइडल होता था, ना ही वहाँ पर कोई किसी प्रकार का पोस्टर वगैरह लगा होता था। सिर्फ अपने सारे भगवान को, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया चाहे हिंदू हो गया, सब आते थे वहाँ पर, प्रेयर करके चले जाते थे। इनके अकबर के काल में 2 पुर्तगीज़ आए। कौन कौन से उसका नाम? तो देखिए, मैं इसे अच्छे से प्रोनाउंसिएट तो नहीं कर पाऊँगा, बता तो नहीं पाऊँगा। एक हुआ वीवा दूसरा नाम है, और दूसरा मोन्सिरेटो नाम है, क्योंकि ये पुर्तगाली नाम है। तो आप एक बार पढ़ के देख लीजिए। इसने जो है पाबोस किसिंग फ्लोर ऑफ गॉड किया, यानी कि पहले जो है किसने? तो तुगलक डायनेस्टी में, और बलबन ने क्या किया था? तो बलबन ने भी स्टार्ट किया था, किसिंग ऑफ किंग फूट स्टार्ट किया था। बट इसने किया कि पाबोस का मतलब, यानी इसने कहा कि किसिंग ऑफ फ्लोर ऑफ गॉड, यानी कि गॉड का चरण छुए, गॉड का जो है चरण वंदना करें, किंग का नहीं। इसने स्टार्ट किया तौहद अल इलाही। तौहद अल इलाही का मतलब था डिवाइन ऑफ मोनोथिज्म। ठीक, एज ऑफ मैरिज फॉर अ गर्ल, इसने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने जो सोसाइटी के लिए भी काम किया, तो सोसाइटी के लिए गर्ल का जो एज होना चाहिए वो 14 होना चाहिए, और बॉयज़ के लिए 16 होना चाहिए, इसने किया। तो ये सब चीज़ें पे स्टेटमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर बिल्ट फतेहपुर। देखिए इसने क्या किया, जब हम आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पढ़ रहे होंगे तो मुगल सल्तनत से रिलेटेड, एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, मिडवल इंडिया से रिलेटेड सब पढ़ेंगे। तो फिलहाल में ये पढ़ते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी फोर्ट कह सकते हैं, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब, ये सब चीज़ें टॉम्ब जो है अकबर ने ये सब बनवाया। अबुल फजल क्या कहते हैं अकबर के बारे में? देखिए, तो अब्बुल फजल एक किताब लिखते हैं अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा है? अब्बुल फजल ने लिखा है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये 3 वॉल्यूम में लिखते हैं, यानी कि 3 चरणों में लिखते हैं। पहले बुक में क्या लिखते हैं? अकबरनामा के पहले पार्ट में उसमें लिखते हैं कि अकबर के एंसेस्टर के बारे में लिखते हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उसके दोस्त भाई यार जितने, सबके बारे में लिखते हैं। सेकंड में लिखते हैं कि अकबर का इवेंट और वार फेयर क्या था, वो कहाँ कहाँ लड़ाई करते थे, कैसे लड़ाई करते थे, और कौन कौन एरिया को इंडिया में जीत चुके थे। तीसरा वॉल्यूम लिखते हैं आईने अकबरी, जिसको कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने खाली इतना ही सुना होगा कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा अब्बुल फजल ने लिखा है। बट ये ध्यान में देखिए कि अकबरनामा के 3 पार्ट है, सीरीज है। जैसे कि आप KGF मूवी का वेट करें कि पार्ट 2 कब आएगा, उसी तरीके से इसका 3 सीरीज है। पार्ट 1 ये सीरीज है, पार्ट 2 ये, और पार्ट 3 को क्या कहते हैं, ये बहुत बार आता है कि अकबरनामा का पार्ट 3 का क्या नाम है, तो आईने अकबरी नाम है, जो डील करता है अकबर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी के बारे में किस बुक में दिया गया है, तो आईने अकबरी में दिया गया है। देखिए उसके बाद जो है कुछ एक्सपेंशन अकबर के 1581 के बाद हुए, 1585 में, 90 में, ये सब चीज़ें आप जो पढ़ लीजिए। इसे मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के सामने समक्ष में रख दूं, आप ताकि इसे आप पढ़ लें और किसी आप कन्फ्यूजन में ना रहें। तो ये आप मैप जो है आप
यूपीएससी प्रीलिम्स के 2017 का पेपर निकालिए, 2017-18 का पेपर निकालिए, आप देख लीजिए। यही सेम टू सेम मैप जो है पूछा गया था और कहा गया था कि इसका जो डेट है स्टेटमेंट में, ये अकबर का 1556 में आई थिंक आता है अकबर, और 1605 तक रहता है। तो बताइए यहाँ पर ये किसका जो है कहाँ तक, ये किसका रेन है, ये औरंगजेब का रेन है या फिर अकबर का, या हुमायूं का कॉन्क्वेस्ट। देखिए अकबर ने जो है यहाँ तक डेक्कन का रीजन से लेकर बंगाल, बिहार, कंधार और काबुल तक जो है कब्जा कर लिया। तो यही सेम टू सेम मैप आया था और पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक और किसका मैप है। तो आप करेक्ट आंसर जब भी लगा सकते हैं जब अकबर के बारे में आपने पूरा पढ़ा हो। तो आई होप कि मैंने अकबर के बारे में पूरा ख़त्म कर दिया है और आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी।